हेलो दोस्तों, एनपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। अब देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुभुज यानी पॉलीगन को पढ़ेंगे। तो निश्चित तौर पे हम कहें तो बहुभुज से हमारे एग्जामों में बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम लोग किसका अध्ययन करेंगे भैया? बहुभुज यानी पॉलीगन का। तो अगर हम कहें कि हम बहुभुज कहते किसे हैं, तो देखिए, अगर बहुभुज की बात करें तो हम कह सकते हैं कि 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। तो आइए इसे अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तो हम कह सकते हैं, मान लीजिए समतल तल पर 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। देखिए, अगर हम बहुभुज की बात करें तो समतल तल पर 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति ही क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। यानी कि अगर हम बात करें, देखिए जैसे यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ कोई भी अगर आकृति है जो 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से घिरी हुई है तो उसी को हम क्या कहेंगे भैया? बहुभुज कहेंगे। जैसे ए बी सी डी ई और एफ, यानी कि ए बी सी डी ई और एफ जो एफ है वह क्या है? एक बहुभुज है। क्योंकि यहां देखेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 यानी 6 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति है, तो इसीलिए हम इसको बहुभुज कहेंगे ना। अब देखिए, बहुभुज की हम बात करें तो बहुभुज में आता क्या है भैया? तो एक नंबर जो आपका देता है वह पूछ देता है कि उत्तल बहुभुज क्या है। उत्तल बहुभुज, या फिर आपसे पूछता है कि हम अवतल बहुभुज किसे कहते हैं। या फिर आपसे कहता है कि विषम बहुभुज क्या है। या फिर आपसे कहता है कि समबहुभुज क्या है। देखिए, अगर हम बहुभुज की बात करें तो बहुभुज में जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादा करके समबहुभुज से ही क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं हम कि उत्तल बहुभुज हम किसे कहते हैं, अवतल बहुभुज हम किसे कहते हैं, विषम बहुभुज क्या होता है और समबहुभुज क्या होता है। देखिए, उत्तल बहुभुज यानी कि हम सीधी सी बात करें कि वह बहुभुज जिसके प्रत्येक कोण क्या हो? 180 अंश से कम हो। यानी कि प्रत्येक कोण 180 अंश से कम हो तो उसी को हम उत्तल बहुभुज। जैसे यहां देखिए, यानी कि आप यहां देख सकते हैं कि इसका जो प्रत्येक कोण है वह 180 अंश से कम है। कोई ऐसा कोण तो है नहीं, जैसे ए बी सी डी और ई। अगर यहां कहा जाए तो कोई ऐसा कोण नहीं दिखाई दे रहा है कि जो 180 अंश से अधिक होगा, तो यह बहुभुज क्या कहलाएगा भैया? उत्तल बहुभुज कहलाएगा। यानी कि उत्तल बहुभुज में आप कह सकते हैं कि ऐसा बहुभुज जिसके प्रत्येक कोण 180 अंश से कम हो। मतलब यह जो कोण है, जो कोण बी है, चाहे ए है, चाहे सी है, चाहे डी है, चाहे ई है, प्रत्येक कोण जो होंगे 180 अंश से कम होंगे, इसलिए इसी बहुभुज को हम उत्तल बहुभुज कहेंगे। अब अवतल बहुभुज में समझिए कि अवतल बहुभुज हम किसे कहते हैं? तो वह बहुभुज जिसका एक कोण 180 अंश से अधिक हो उसे हम अवतल बहुभुज कहते हैं। अगर हम कहें, मान लीजिए कोई बहुभुज ऐसे भी बनाया जा सकता है,
अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ए बी सी डी और ई। अब यहाँ आप समझिएगा कि यहाँ एक कोण जो दिखाई दे रहा है 180 अंश से क्या है भैया, प्लस है, अधिक है, इसलिए इसी बहुभुज को हम क्या कहेंगे, अवतल बहुभुज कहेंगे ना। तो देखिए अवतल बहुभुज में हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वह बहुभुज जिसका कोई एक कोण 180 अंश से अधिक हो, उस बहुभुज को हम क्या कहेंगे, अवतल बहुभुज कहेंगे। देखिए उत्तल बहुभुज में हमने क्या समझा, तो उत्तल बहुभुज की हमने बात की तो हमने देखा कि वह बहुभुज जिसके प्रत्येक कोण 180 अंश से कम हो, उसी बहुभुज को हम उत्तल बहुभुज कहते हैं। चाहे देखेंगे आप कोण ए बी होगा तो 180 अंश से कम दिखाई दे रहा है, बी भी 180 अंश से कम है, सी बी डी बी और ई सभी कोई भी कोण 180 अंश से अधिक नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, यही जो बहुभुज होगा उसका नाम होगा उत्तल बहुभुज। अवतल बहुभुज में आप देखेंगे तो वह बहुभुज जिसका कोई एक कोण 180 अंश से अधिक हो, उस बहुभुज को हम क्या कहेंगे, तो आप कह सकते हैं उस बहुभुज को हम जो कहेंगे अवतल बहुभुज कहेंगे। अब देखिए आगे अगला नंबर विषम बहुभुज। अगर हम विषम बहुभुज की बात करें तो हम विषम बहुभुज किसे कहते हैं भैया, तो वह बहुभुज यानी कि 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से घिरी आकृति बहुभुज कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे वह बहुभुज जिसकी कोई भुजाएं एक दूसरे के बराबर न हो, उस बहुभुज को हम क्या कहेंगे, विषम बहुभुज कहेंगे। जैसे मान लीजिए आप देखेंगे ऐसा कोई बहुभुज दिखाई दे रहा हो, अगर इस बहुभुज की कोई भी भुजा यानी ए बी सी डी और ई, अगर हम कहें इसमें कि अगर जो ए बी भुजा है वह बराबर नहीं है बी सी भुजा के, यह बराबर नहीं है सी डी भुजा के, और यह बराबर नहीं है डी ई भुजा के, तथा यह भुजा बराबर नहीं है ई ए भुजा के, तो इसी बहुभुज को हम क्या कहेंगे भैया, तो यही जो बहुभुज होगा उसका नाम होगा विषम बहुभुज। यानी कि विषम बहुभुज की हम बात करें तो वह बहुभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर न हो, उस बहुभुज को हम क्या कहेंगे, तो विषम बहुभुज कहेंगे। अब देखिए एक लास्ट बचता हमारा समबाहुभुज। तो ऐसा बहुभुज जिसकी क्या हो, प्रत्येक भुजाएं समान हो, एक दूसरे के समान हो, उसे हम समबाहुभुज कहेंगे। ध्यान दीजिए, अगर कहा जाए ए बी सी डी ई और एफ, यह समबाहुभुज कब होगा, तो आप कह सकते हैं कि अगर ए बी बराबर हो बी सी के, बराबर हो सी डी के, बराबर हो डी ई के, बराबर हो डी ई के, तथा यह बराबर हो ई डी के, ई एफ के ना, ई एफ के, तथा यह बराबर हो एफ ए के, तो इसी बहुभुज को हम क्या कहेंगे, समबाहुभुज कहेंगे। देखिए अब तक हमने देखा विषम बहुभुज, समबाहुभुज, यानी कि वह बहुभुज जिसकी कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर न हो, उस बहुभुज को हम विषम बहुभुज कहते हैं। और समबाहुभुज की बात करें तो वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर हों, वह समबाहुभुज कहलाता है। और परीक्षा से अगर हम बात करें बहुभुज से जो प्रश्न बनते हैं तो वह समबाहुभुज से ही ज़्यादा प्रश्न बनाए जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा बहुभुज है भैया कौन सा, तो वह समबाहुभुज है। चलिए इतने बहुभुज हम पढ़ सकते हैं। अब आगे थोड़ा सा हम बढ़ेंगे। देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ है बहुभुज के गुण। तो बहुभुज तो हमने समझ लिया, अब बहुभुज के हम गुण को समझने का प्रयत्न करते हैं कि बहुभुज के गुण क्या हैं। चलिए आ जाइए, हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं कि बहुभुज के क्या क्या गुण होते हैं। देखिए मान लीजिए वही बहुभुज है, तो अब इसके हम गुण की बात करते हैं कि बहुभुज में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो आइए उसको हम पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। चलिए एक और बहुभुज दूसरा बना देते हैं और बहुभुज के हम गुण समझते हैं। देखिए अगर हम बहुभुज की बात करें
तो मान लीजिए यह एक बहुभुज है। अब इस बहुभुज में क्या क्या गुण पाए जाते हैं, आ जाइए हम गुण की बात करते हैं। ई और एफ, देखिए बहुभुज के अगर हम लिख सकें तो कह सकते हैं बहुभुज के गुण, मतलब बहुभुज में क्या क्या गुण पाए जाते हैं या क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, और क्वेश्चन हमारे यहीं से पूछे जाते हैं। तो आइए हम गुण की बात करते हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिए, बहुभुज का जो पहला गुण होता है, आप देखेंगे इसमें कितनी भुजाएं भैया, एक, यहां से गिनिए 1 2 3 4 5 और 6 है ना। अब देखिए कितने कोण हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 और 6। देखिए त्रिभुज भी एक बहुभुज होता है ना। अब यहां देखिए त्रिभुज अगर हम बना लें तो आप कह सकते हैं कि इसमें कितनी भुजा है भैया, ए बी सी, कितनी भुजा है, तो आप कहेंगे 1 2 और 3। कितने कोण हैं, 1 2 और 3। अर्थात आप लिख सकते हैं, पहला इसका गुण लिख सकते हैं कि बहुभुज में जितनी भुजा उतने ही कोण होते हैं। मतलब इसका पहला गुण क्या हुआ कि बहुभुज में जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही कोण होते हैं। पहली विशेषता कि बहुभुज में जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही कोण होंगे। अगर बहुभुज में भुजाओं की संख्या 3 है तो 3 भुजा है तो 3 कोण भी होंगे। अगर बहुभुज में भुजाओं की संख्या 6 है तो आप देखेंगे, देखिए भुजाओं की संख्या 6 है तो कोणों की संख्या भी क्या है, 6 है। यानी कह सकते हैं कि बहुभुज में जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही कोण होते हैं। और दूसरा काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसे जरूर नोट करिएगा। तो हम कह सकते हैं बहुभुज के सभी अंतःकोणों, बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है। देखिए दूसरी विशेषता क्या हुई, बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल, बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है। क्या, तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी बहुभुज है तो उसके सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है भैया, 360 अंश होता है ना। देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी एक भुजा को बढ़ाया जाए तो यह बाह्य कोण मिलेगा। अगर हम कहें कि यह बाह्य कोण मान लीजिए अल्फा है, अगर इस भुजा को बढ़ाया तो यह बाह्य कोण मिला, मान लीजिए बीटा है, और इसको हमने बढ़ाया तो यह मान लीजिए जो बाह्य कोण मिला यह गामा है। तो आप कह सकते हैं कि अल्फा धन बीटा धन गामा, इनका योगफल कितना होगा भैया, तो 360 अंश होगा। यानी कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश होता है। वैसे ही आप यहां भी अगर कहें कि अगर इस भुजा को हम आगे बढ़ा दें तो ध्यान दीजिए, यहां जो बहुभुज बने बाह्य कोण बनेगा, अगर इसको हमने बढ़ा दिया तो यह बाह्य कोण बनेगा, अगर इसको हमने बढ़ाया तो यह बाह्य कोण बनेगा, अगर इस भुजा को हमने बढ़ाया तो यहाँ बाह्य कोण बनेगा, अगर इस भुजा को हमने बढ़ाया तो यहाँ बाह्य कोण बनेगा, यदि इस भुजा को हमने बढ़ाया तो यहाँ बाह्य कोण बनेगा। यानी कि आप यहाँ लिख सकते हैं, अगर इसे हम स्मॉल a लिख दें, इसको b, इसको c, इसको d, इसको e और इसको f लिख दें, तो आप कह सकते हैं कि कोण a धन कोण b धन कोण c धन कोण d धन कोण e
धन कोण यफ का मान कितना होगा, 360 अंश ही होगा। यानी कि देखिए हमने स्मॉल से लिखा है, जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी ऐसे करके लिखा है। तो सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होगा भैया, तो आप कह सकते हैं कि 360 अंश। अगर अष्टभुज भी होगा, 10 भुजाओं वाला भी बहुभुज होगा, तो बाह्य कोणों का योगफल कितना होगा, 360 अंश ही होगा। तो यह 2 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बहुभुज में जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही कोण होते हैं। दूसरा पॉइंट, बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है। यानी कि हम कहें कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, तो आप कह सकते हैं 360 अंश होता है ना। चलिए इसे मिटाते हैं, अब आगे कुछ पॉइंट देखते हैं हम लोग। देखिए बहुभुज की और विशेषताओं को हम लोग देखते हैं कि बहुभुज की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। अब देखिए बहुभुज की जो तीसरी विशेषता होती है वह समझिए। बहुभुज की जो अगली विशेषता है उसमें हम कह सकते हैं, यही बहुभुज है, फिर से बहुभुज बना लेते हैं। ए बी सी डी ई और एफ, यह बहुभुज है। तो देखिए इसकी जो तीसरी अगली विशेषता होगी वह होगी कि बहुभुज के किसी एक भुजा पर, बहुभुज के किसी एक भुजा पर बने अंतः तथा बाह्य, बहुभुज के किसी एक भुजा पर बने अंतः तथा बाह्य कोणों का योगफल 180 अंश होता है। देखिए कोई भी बहुभुज हो, अगर हम कहें मान लीजिए कोई भुजा हो, जैसे इसी भुजा को हम आगे बढ़ा दें तो आप तुरंत कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर हम इसे ए से दिखा रहे हैं, यह कोण ए है और यह जो कोण है मान लीजिए स्मॉल ए है, जो बाहर कोण बना स्मॉल ए बना, तो हम कह सकते हैं कि कोण ए धन कोण ए बराबर कितना भैया, 180 अंश। या फिर आप इसी चीज को मान लीजिए यहां से आप बढ़ा रहे हैं, डीसी भुजा को आप बढ़ा रहे हैं आगे, तो मान लीजिए यहां कोण बना, यह कोण जो मान लीजिए 1 है और यह कोण 2 है, तो आप तुरंत कह सकते हैं कोण 1 धन कोण 2 बराबर कितना, 180 अंश। क्योंकि भैया नियम क्या कहा, तीसरा जो पॉइंट कहता है कि बहुभुज के किसी एक भुजा पर बने अंतः एवं बाह्य कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यानी कोई भी आप बहुभुज ले लीजिए, अगर एक भुजा पे जो अंतः कोण और बाह्य कोण बन रहा है किसी एक भुजा को बढ़ाने से, तो उसका योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। अब अगला पॉइंट समझिएगा, तीसरा पॉइंट काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब देखिए तीसरा जो पॉइंट कहता है बहुभुज में भुजाओं की संख्या जितनी अधिक होती जाती है, यानी बहुभुज में भुजाओं की संख्या जितनी अधिक होती जाती है, बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोणों का मान अधिक
तथा बाह्य कोणों का मान कम होता जाता है। देखिए यह पॉइंट समझिए, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम कहें तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या जितनी अधिक होती जाती है, अंतःकोणों का मान यानी प्रत्येक अंतःकोणों का मान अधिक तथा बाह्य कोणों का मान क्या होता है, कम होता जाता है। जैसे समझिए यहां त्रिभुज से अगर हम कहें त्रिभुज, मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है, तो प्रत्येक कोण 60-60 अंश के होंगे, कन्फर्म है। अगर इस भुजा को हम बढ़ाएं तो चूंकि इन दोनों का योगफल कितना होगा भैया, 180 अंश होगा ना पूरा, तो जब यह 60 अंश है तो यह वाला कितना हो जाएगा, 120 अंश हो जाएगा। वैसे ही आप इसको भी बढ़ाइएगा तो यह भी 120 अंश हो जाएगा, सही। वैसे ही आप इस भुजा को भी बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, 120 अंश हो जाएगा ना, यह 60 है तो यह 120 हो जाएगा। अगर हम बात करें अब चतुर्भुज में, ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें चतुर्भुज में, मान लीजिए कोई समबाहु समचतुर्भुज है, अगर हम उसकी बात करते हैं या वर्ग है उसकी बात करते हैं या कोई भी चतुर्भुज है, ध्यान दीजिए अगर इस भुजा को हम बढ़ाएं, इस भुजा को बढ़ाएं, इस भुजा को बढ़ाएं और इस भुजा को बढ़ाएं, तो ध्यान दीजिए यह कोण तो 90 अंश है, तो यह वाला कोण भी 90 अंश होगा। जब यह कोण 90 अंश है तो यह वाला भी कोण 90 अंश होगा। यह वाला कोण 90 अंश है तो यह वाला भी कोण 90 अंश होगा। वैसे यहाँ भी यह कोण 90 अंश है तो यह कोण भी 90 अंश होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि बहुभुज में जितनी भुजाओं की संख्या बढ़ती जाती है, देखिए यहाँ 60-60 अंश था, जब चतुर्भुज बना तो यहाँ कितने कितने अंश के बने, तो आप कह सकते हैं अब 90-90 अंश का बनने लगा अंदर, और बाहर जो 120 था अब वह 90 हो गया। वैसे ही अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ेगी, अगर हम कहें कि वहीं अगर पंचभुज हो जाता है तो अंतःकोण कितने हो जाते हैं भैया, 108 अंश के हो जाते हैं और बाह्य कोण 72 अंश का हो जाता है। वैसे ही आप समझेंगे यहाँ षष्ठभुज है तो अंतःकोण 120 अंश का होगा और बाह्य कोण जो होता है 60 अंश का होता है। यह प्रत्येक कोण 120-20 अंश के होंगे, यह प्रत्येक कोण 120-20 अंश के होंगे, और बाह्य कोण कितना होगा, जो प्रत्येक बाह्य कोण है वह 60-60 अंश का होगा। यानी कि एक पॉइंट आप यहां से कंफर्म रूप से आप नोट कर सकते हैं कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या जितनी अधिक होती जाती है, बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का मान अधिक तथा बाह्य कोणों का मान क्या होता है भैया, कम होता जाता है। चलिए अब इसे मिटाते हैं, आप नोट कर लीजिए इसे। देखिए अगली विशेषता, और यहां से जो है क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं आपसे, तो निश्चित तौर पे यहां जितनी भी विशेषता या गुण लिखे हैं आप इसे नोट कर लीजिए। अब अगली विशेषता हम समझते हैं कि बहुभुज की अगली विशेषता क्या है भैया। तो देखिए अगली अगर विशेषता क्या है, तो कोई भी बहुभुज आप बना लीजिए, ए बी सी डी ई और एफ। तो देखिए अगली जो विशेषता क्या होती है, बहुभुज की जो अगली विशेषता है कि अगर बहुभुज के अंतःकोणों का मान निकालना है तो आप सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, अंतःकोणों का योगफल। यानी कि बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल, बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, तो हम कह सकते हैं n-2 गुणे 180 अंश। यानी कि बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल अगर हमें ज्ञात करना हो तो हमें क्या करना होगा, n-2 गुणे 180 अंश। जैसे देखिए मान लीजिए कोई त्रिभुज है, तो त्रिभुज के अंतःकोण कैसे निकालेंगे, तो जहां n क्या है भैया, भुजाओं की संख्या है,
भुजाओं की संख्या। n क्या है? तो आप कह सकते हैं n जो है भुजाओं की संख्या है। तो अगर त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल, यानी कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल होगा, देखिए त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल होगा, अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। जैसे आप समझिए कि अगर कहा जाए कि त्रिभुज का मतलब n का मान कितना हो गया भैया, n बराबर 3 हो गया, क्योंकि त्रिभुज है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम लिखें इस सूत्र में उसे रख दें तो आप कह सकते हैं 3 - 2 गुणे 180 अंश। 3 में से 2 घटाइएगा, कितना बचेगा? 1 गुणे 180 अंश बराबर 180 अंश। तो आप पढ़े हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है ना। वैसे ही कहा जाए कि चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल मतलब जो चतुर्भुज दिया है उसके सभी अंतःकोणों का योगफल क्या होगा? तो बस यहां n का मान कितना हो गया? अब n बराबर जो हो गया 4 हो गया, रख दीजिए। तो आप कह सकते हैं 4 - 2 गुणे 180 अंश। अब देखिए 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 गुणे 180 अंश। अब 2 में 180 का गुणा कर दीजिएगा तो कितना होगा? 360 अंश होगा। यानी कि आप पढ़े हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 360 अंश। वैसे ही अगर आप निकालें कि जो षष्ठभुज है, षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होगा? अगर हम बात करें कि षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होगा, तो यहां देखिए n बराबर कितना हो गया? अभी यह 6 हो गया ना। अगर n बराबर 6 हो गया तो रख लीजिए 6 - 2 गुणे 180 अंश। सही है। अब 6 में से आप 2 घटा लीजिएगा तो 4 गुणे 180 अंश। अब 4 में 180 का गुणा करिए, कितना होगा? 4 0 0, 4 वाठे कितना होगा? 32। 32 को 2 हासिल लगा 3, फिर कितना हो गया? 4 1 कम 4 और 3 7, 720 अंश होता है ना। तो इस आधार पे हम निकाल सकते हैं इस सूत्र का प्रयोग करके कि सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होगा। चाहे वह कोई भुजा वाला हो, हम उसके अंतःकोणों को निकाल सकते हैं। तो आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं कि बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल बराबर n - 2 गुणे 180 अंश, जहां n क्या है? भुजाओं की संख्या है ना। अब देखिए अगला जो पॉइंट हम नोट करें यहां से, कभी कभी आपसे पूछ देता है कि आप प्रत्येक कोण का मान बताइए। तो आप कर सकते हैं बहुभुज के अंतःकोण बराबर। देखिए अगर पूछा जाए कि बहुभुज, हालांकि जहां भी बात आती है समबाहुभुज की बात आती है, बहुभुज के अंतःकोण का मान, अगर प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालना हो अलग अलग कि कितना होता है, तो आपको क्या करना होता है भैया? आप यहां लिख सकते हैं n - 2 गुणे 180 अंश बटे n। यह सूत्र है। इस सूत्र का प्रयोग करके बहुभुज के अंतःकोणों को निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि त्रिभुज के सभी अंतःकोण होंगे, या कोई क्या नाम है, समबाहु त्रिभुज दिया गया हो के प्रत्येक कोण होंगे, कितने कितने अंश के होते हैं, या आप लिख सकते हैं कि प्रत्येक अंतःकोण कितने कितने अंश के होते हैं।
अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि जो त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण कितने कितने अंश के होते हैं, तो आइए हम उसकी बात करते हैं। देखिए त्रिभुज है, इस सूत्र का प्रयोग कर दीजिए। यन क्या है भैया? भुजाओं की संख्या 3 - 2 गुणे 180 अंश ना, बटे कितना भैया? त्रिभुज है तो 3। अब देखिए 3 में से 2 घटाइएगा तो कहिएगा 1 होगा। 1 गुणे 180 अंश बटे कितना? 3। काट दीजिए, 3 × 6 = 18 यानी 60 बार में कट जाएगा। तो प्रत्येक कोण कितने कितने अंश के होंगे? 60 अंश के होंगे। वैसे ही कहा जाए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे कहे कि नहीं चतुर्भुज के प्रत्येक अंतःकोण कितने कितने अंश के होते हैं, कुछ नहीं करना, वही सूत्र रख दीजिए। तो यन का मान अब चतुर्भुज हो गया तो 4 - 2 गुणे 180 अंश ना, 180 अंश बटे कितना भैया? 4। सही। अब देखिए 4 में से 2 घटाइएगा कितना होगा? तो आप कहिएगा 2 गुणे 180 अंश बटे 4। 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 2 × 9 = 18, अर्थात हम कह सकते हैं 90 अंश के। यानी जो चतुर्भुज होता है उसके प्रत्येक कोण कितने कितने अंश के होते हैं? तो आप कहेंगे 90 अंश के होते हैं ना। तो देखिए अब एक सूत्र और हमने देख लिया कि बहुभुज के अंतःकोणों का मान कितना होता है। तो आप कहेंगे बहुभुज का अगर प्रत्येक अंतःकोण निकालना हो तो आपको कौन सा सूत्र लगाना होगा? तो n - 2 गुणे 180 अंश बटे n, यानी कि उनके कोणों, सभी कोणों का योगफल बटे उनकी भुजाओं की संख्या। इस आधार पे हम बहुभुज के सभी अंतःकोणों को निकाल सकते हैं। एक और पॉइंट आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए एक पॉइंट जो महत्वपूर्ण है वह क्या है भैया? कभी कभी आपसे पूछ देता है कि बहुभुज के विकर्ण, तो आप लिख सकते हैं बहुभुज में विकर्णों की संख्या। जैसे आपसे पूछ देता है कि पंचभुज में कुल कितने विकर्ण होंगे, षष्ठभुज में कुल कितने विकर्ण होंगे, चतुर्भुज में कुल कितने विकर्ण होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक ही पॉइंट आप नोट कर लीजिए, n - 3 बटे 2। इस आधार पे आप विकर्णों की संख्या को आराम से निकाल सकते हैं। जैसे आपसे कहे कि चतुर्भुज में कुल कितने विकर्ण होंगे, चतुर्भुज में कुल कितने विकर्ण होते हैं, तो देखिए यह क्या है? भुजाओं की संख्या है। तो आप कह सकते हैं 4 - 3 बटे 2। अब देखिए 4 में से 3 घटाइएगा तो कितना होगा? 4 गुणे 1 बटे 2, 2 दूनी 4, अर्थात 2 होंगे ना। आप किसी भी, जो चाहे षष्ठभुज हो, अष्टभुज हो या 10 भुजाओं वाला हो, लेकिन इस आधार पे आप विकर्णों की संख्या को निकाल सकते हैं। तो देखिए यह हमारे बहुभुज के गुण थे। अगर हम बहुभुज के गुण की बात करते हैं तो हम इस आधार पे बहुभुज के गुणों को निकाल सकते हैं। अगर इतना गुण हम जानते हैं तो निश्चित तौर पे अगर कोई भी प्रश्न आपके सामने आता है तो उन प्रश्नों का आप जवाब बड़ी आसानी से दे सकते हैं ना। चलिए अब एक पॉइंट और रह जाता है। देखिए यह तो बहुभुज के गुण थे, लेकिन आपसे एक जो प्रश्न पूछता है वह पूछता है, हमेशा पूछता है, जिसका नाम है समषष्ठभुज। अब देखिए अगर हम बात करें समषष्ठभुज की तो हम समषष्ठभुज कहते किसे? देखिए अब कौन सी बात? समषष्ठभुज, समषष्ठभुज। अगर हम समषष्ठभुज की बात करें जिसको हम बोलते हैं हेक्सागन,
हेक्सागन की बात करें तो देखिए समषष्ठभुज हम किसे कहते हैं भैया, तो 6 भुजाओं या 6 समान भुजाओं से घिरी बंद आकृति समषष्ठभुज कहलाती है ना। आप इसे नोट कर सकते हैं कि 6 समान भुजाओं, या इसको आप रेखाखंड भी कर सकते हैं, रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति समषष्ठभुज देखिए 6 समान भुजाओं या रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति ही समषष्ठभुज कहलाती है। अब समषष्ठभुज के भी कुछ गुण होते हैं जिसे आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि समषष्ठभुज के क्या क्या गुण होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि समषष्ठभुज के गुण, अगर हम गुण की बात करें तो आप देखिए सबसे पहला गुण क्या हुआ, सभी भुजाएं समान होती हैं। तो सभी कितना 6 हैं, यानी कि जो AB है वह बराबर होगी BC के, बराबर होगी CD के, बराबर होगी DE के, बराबर होगी EF के, बराबर होगी FA के। सभी भुजाएं समान होती हैं। अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब सभी भुजाएं समान हैं तो मान लीजिए यह भुजा A है, यह A है, यह A है, हम मान सकते हैं। अगर सभी भुजाएं A हैं तो हम कह सकते हैं कि समषष्ठभुज की भुजा बराबर कितना A मान सकते हैं क्योंकि सभी भुजाएं समान हैं। तो देखिए जब भुजा A है तो समषष्ठभुज के विकर्ण की लंबाई, समषष्ठभुज के विकर्ण की लंबाई, अगर हम समषष्ठभुज के विकर्ण की लंबाई की बात करें, यानी कि ध्यान दीजिए यहां से अगर हम कहें कि यह विकर्ण है, अब इसकी लंबाई आप बताइए। तो देखिए विकर्ण की लंबाई क्या होती है, 2 गुणे भुजा होती है, यानी कि 2a हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं 2 गुणे भुजा। इसके विकर्ण की लंबाई क्या होती है, भुजा की 2 गुनी होती है, अर्थात 2a हो जाएगी ना। अब अगर हम विकर्ण जानते हैं तो हम अगला पॉइंट नोट कर सकते हैं कि समषष्ठभुज के या समषष्ठभुज का परिमाप, अगर हम परिमाप की बात करें तो क्या हो जाएगा भैया, देखिए 6 है तो यहां से आप चलेंगे तो आप कह सकते हैं 6 गुणे a, यानी कि आप लिख सकते हैं 6 गुणे क्या हो जाएगा, भुजा, यह इसका परिमाप हो जाएगा ना। तो समषष्ठभुज का जो परिमाप हो जाएगा वह 6 गुणे भुजा हो जाएगा, सही है। अब देखिए अगला जो पॉइंट आप कर सकते हैं कि समषष्ठभुज का क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल की हम बात करें कि समषष्ठभुज का, जब हमें क्षेत्रफल का मतलब क्या भैया, पूरी एरिया निकालना है ना, अर्थात पूरी एरिया, इसका पूरा क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करते हैं, 3 करनी में 3/2 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी कि आप कह सकते हैं 3 करनी में 3/2 इंटू a स्क्वायर, यानी कि आप लिख सकते हैं 3 करनी में 3/2 इंटू भुजा स्क्वायर। यह समषष्ठभुज के गुण होते हैं और समषष्ठभुज के गुण यही हैं। तो आप देखिए निश्चित तौर पे आज हम लोगों ने बहुभुज का अध्ययन किया। जो इसका अगला पार्ट होगा उसमें हम लोग यह पढ़ेंगे कि बहुभुज से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों का हम अध्ययन करेंगे। तो एक और पार्ट होगा, जो पार्ट में अगर हम कहें तो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।